अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, 2 दिन की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद अलामिया जारी हुआ और उसमें एक ऐसा ऐलान था जिसने मुझे हैरत में तो नहीं डाला, अलबत्ता मुझे मायूस ज़रूर किया। और वो ऐलान ये था कि सोशल मीडिया ऑपरेटिव के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मैं पीडीएम की हुकूमत से और इस्टेब्लिशमेंट से ये सवाल करना चाहता हूँ बसद एहतराम, क्या पाकिस्तान का मसला सिर्फ सोशल मीडिया ही रह गया है? क्या बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई गुर्बत, बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ते हुए क्राइम, बढ़ती हुई नाइंसाफ़ी, बढ़ती हुई दहशत गर्दी, गिरता हुआ रुपया, बढ़ता हुआ डॉलर, गिरते हुए ज़र मुबादला के ज़खायर, ये पाकिस्तान के मसले नहीं हैं? 3 करोड़ के लगभग लोग जो सैलाब की वजह से अभी तक पानी में डूबे हुए हैं, वो पाकिस्तान का मसला नहीं है? और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, ये पाकिस्तान का मसला नहीं है? आपकी मैशत जो है वो बिल्कुल किनारे पे पहुंची है कि 8 महीने पहले आपके पास 18 अरब थे और अभी आपके पास सिर्फ 5.5 अरब रह गए हैं। ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया ही पाकिस्तान का मसला है। मुझे लगता है इस बयान को देख कर के आपकी तरजीहात अभी भी दुरुस्त नहीं है और आप अभी भी सही फैसले नहीं कर रहे। शायद आप करना नहीं चाहते या आप इसकी अहलियत नहीं रखते, मुझे ये मालूम नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ इररिफ्यूटेबल फैक्ट्स, ऐसे हक़ाइक़ जिनको आप झुठला नहीं सकते। वो सिर्फ इसलिए कि शायद आपको अपनी सिमत दुरुस्त करने में कुछ मदद मिले, आपको अपनी गलतियों का कुछ एहसास हो, गलतियों से कुछ सीखने को कुछ मिले। ज़्यादा पीछे नहीं जाना चाहता। ये देखें, 1970 में जब पाकिस्तान दो लख्त हो गया और टूटे हुए पाकिस्तान को जिस शख्स ने जोड़ा, आपको 1973 का आइन दिया, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की, कोहटा एटमी प्लांट की बुनियाद रखी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बनाया, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बनाई और बहुत सारे अदारे बनाए, उस शख्स के इक़्तिदार को आपने ख़त्म कर दिया, मार्शल लॉ लगा दिया। हालांकि पीएनए से तो समझौता हो गया था। फिर ना सिर्फ मार्शल लॉ लगा दिया बल्कि उसके बाद जो तशद्दुद किया गया पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर, पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए, और फिर कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की कमर तोड़ने के लिए आपने, इस्टेब्लिशमेंट ने जो MQM बनवाई। अल्ताफ़ हुसैन यहाँ शिकागो में रहते थे, टैक्सी ड्राइव करते थे, उनको यहाँ से बुलाया गया कराची और वहाँ MQM बनाई गई। और उसके नतीजे में कराची का क्या हाल हुआ, पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, कितनी बोरी बंद लाशें आपने देखी, कितनी बेअमनी बेसुकून कराची में देखा। क्या ये दुरुस्त फैसला था? फिर उसके बाद आपने देखा कि मार्शल लॉ ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, जमहूरियत लाना पड़ेगी, तो आपने मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा किया, बहुत सारी मुस्लिम लीगों को, और पीर पगारा लीग के जुनिजो साहब को सामने लाए। लेकिन जुनिजो साहब भी एक सियासी शख्सियत थे। उन्होंने कहा कि जनीवा मायदा साइन हो जाए, अफ़गानिस्तान और अफ़गानी वापस जाएं अफ़गानिस्तान, और आप अफ़गानिस्तान अपना काम खुद करे। लेकिन उस वक्त ज़िया-उल हक साहब ने कहा नहीं, हमने तो इस्लाम को कज़ाकिस्तान में भी ले जाना है, अफ़गानिस्तान को भी पाकिस्तान बनाना है। पैन इस्लामिज़म की तहरीक शुरू की। नतीजा क्या हुआ? फिर उसके बाद ज़िया-उल हक जब रुखसत हो जाते हैं तो उनके बाद इलेक्शंस होते हैं, जिनके नतीजे में पीपल्स पार्टी तमाम नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तान की आवाम उसे इक़्तिदार में ले आते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार को 3 साल तक भी नहीं चलने दिया जाता, उसके ख़िलाफ़ साजिशें की जाती हैं और मियाँ बरादरान को आगे लाया जाता है। ख़ुद उस वक्त के चीफ ऑफ ISI जनरल हमीद गुल ने कहा कि उन्होंने पैसे दिए
IGI बनवाई, वो नवाज़ शरीफ को आगे लेकर आए, लेकिन नवाज़ शरीफ भी जो है ने उनसे वफा नहीं की। खुद मेरे सामने उन्होंने इस चीज़ का गिला किया। फिर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, फिर पीपल्स पार्टी आती है, 2 साल बाद फिर लोगारी साहब के ज़रिए साजिशें करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाता है। फिर इलेक्शंस होते हैं, फिर मियाँ साहब आते हैं अक्सरियत लेकर, और उस वक्त कश्मीर के अंदर तहरीक जारी थी। 1 लाख से ज़्यादा लोग कुर्बानियाँ दे चुके थे, हिंदुस्तान फंस चुका था, वो भी कश्मीर का कोई वायबल सोल्यूशन ढूंढना चाह रहा था, फेस सेविंग चाहिए थी। और उस वक्त के हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म वाजपेयी बस के ज़रिए पाकिस्तान आते हैं कि इस मसले को किसी तरह से सेटल किया जाए, मामलात आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक वाक़या हो जाता है कारगिल का, और हालात यकसर बदल जाते हैं। फिर मुशर्रफ साहब आ जाते हैं, मियाँ साहब की हुकूमत को चलता करते हैं, और उन्होंने मायदा करके वो आ जाते हैं बाहर। अक्लमंदी की अगर ना करते तो मारे जाते, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह। फिर मुशर्रफ साहब जब जाने लगते हैं तो पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है मोहतरमा की शहादत के बाद। वो 5 साल पूरे करती है कंप्रोमाइज़ करके, चूँकि जरदारी साहब ने जान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के चलने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट ने मेमो गेट स्कैंडल के ज़रिए उनके एक वज़ीर आज़म को बरतरफ करा दिया। मियाँ साहब भी उसमें शामिल हो गए। फिर इलेक्शंस होते हैं, मियाँ साहब की हुकूमत आती है, और उनकी कुछ अनबन हो जाती है इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर दिया कि इनको नहीं रहना देना। इसी अरसा में पनामा स्कैंडल आ जाता है, जिसको इमरान खान एक्सप्लॉइट करते हैं, चूँकि वो अपोजिशन लीडर थे, और एज अपोजिशन लीडर उन्होंने तो ये काम करना ही था। लेकिन ये प्रोजेक्ट इमरान खान का नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट का था, बाजवा साहब का था। मियाँ साहब की छुट्टी हो जाती है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती है। फिर इलेक्शंस होते हैं, इमरान खान आ जाते हैं, और वो उनके साथ बिल्कुल बहुत अच्छे रहते हैं उस वक्त तक कि जब तक इमरान खान वज़ीर आज़म बनने की कोशिश नहीं करते। जब वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी बिगड़ जाती है तो फिर वो दोबारा उन्हीं साहिबान से, उन्हीं PDM के लोगों से खुफिया मुलाकातें करते हैं, गैर सियासी मुलाकातें करते हैं, और उनको इक़्तिदार में लाने के लिए उनके रास्ते हमवार करते हैं, जिनके ख़िलाफ़ इतने सबूत फराहम किए गए थे कि उन्होंने इतनी टीटियाँ भेजी हैं, इतनी उन्होंने करप्शंस की हैं, इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो फिर जब वो फ़ैसला लेते हैं बाजवा साहब, 90 डिग्री का टर्न लेते हैं, ऐसे ही जैसे मुशर्रफ साहब ने तालिबान के ख़िलाफ़ 90 डिग्री का टर्न लिया था, जिसके नतीजे में 80,000 पाकिस्तानी शहीद हो गए, 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हो गए, और बिलियंस ऑफ डॉलर का मुल्क को नुकसान हो गया। यही हमाकत बाजवा साहब ने की कि 90 डिग्री का टर्न लिया। इमरान खान तो घर आ गए एक डायरी लेकर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए सड़कों पे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। अवाम ये समझे कि ये लीडरों का नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, और अवाम खड़ी हो गई। उसके बाद आपने पूरी कोशिश की कि अवाम की राय को रोंद दिया जाए ताकत के ज़रिए, हत्ता कि इमरान खान की जान लेने की भी कोशिश की गई। लेकिन फिर भी अवाम की मोहब्बत इमरान खान के साथ रही। वो सिर्फ इमरान खान ही की वजह से नहीं थी, बल्कि वो आपके एक्शंस की वजह से थी, और उसी PDM के इकट्ठे हो जाने की वजह से थी, जिस PDM पर आपने इतने इल्ज़ामात लगाए थे कि लोग तंग आ चुके थे, लोगों के कान पके हो चुके थे कि ये PDM के लोगों ने किया है मुल्क के साथ। तो फिर आवाम को तो अब पता लग गया कि उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि आपको पता नहीं लगा। आपके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, आपको पल्स आते हैं, लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं। क्या आपको इस चीज़ का पता नहीं है, इस हकीकत का, या आप जानबूझ के इसको खातर में नहीं लाते,
یا آپ عوام کو سچ مچ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، ریوڑ سمجھتے ہیں اور ریوڑ کی طرح ہانکنا چاہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ ایسا کر لیں، چونکہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی شاید کر لیں۔ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کر کے آپ کر لیں، چونکہ آپ نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا، آپ کر لیں چونکہ طاقت آپ کے پاس ہے۔ لیکن مت بھولیں کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم صرف آپ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے، یہ ظلم ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا۔ قائد اعظم کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ قائد اعظم کے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آپ نے اس کو تجربہ گاہ بنا لیا ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، آپ تاریخ سے سبق سیکھیں۔ کہاں کہاں آپ سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، آپ ہی کی غلطیوں کی وجہ سے یہاں پہنچا ہے۔ آپ نہیں ہیں قصوروار، جو اس وقت آپ ہیں، لیکن آپ کے پیشرو تھے نا، پہلے جو تھے وہی تو آپ کے سینئرز تھے۔ انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ سارے عوام غلط ہیں، سارے دانشور غلط ہیں، اکانومی بہت اچھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ بھائی سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ نے خود کہا ہے عاصم منیر صاحب کہ ملک مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ مشکل حالات میں اس کو لے کر آنے میں آپ کے سینئرز لوگوں کا بڑا کردار ہے، اور آپ اس وقت ملک کو اس حالات سے نکال سکتے ہیں۔ اور ملک کے اندر جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کی حکومت کو 6 مہینے نہیں، آپ 6 سال بھی دے دیں، حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ حالات بہتر ہوں گے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے، سیاسی استحکام سے۔ معاشی استحکام آئے گا، اور جب تک معاشی استحکام نہیں آئے گا، آپ کی اسٹیٹ کی ایگزسٹنس جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ آپ اس حقیقت کو سمجھیں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں بہت تلخ بھی ہیں، اور شاید مجھے اس کی سزا بھی بھگتنا پڑے، لیکن عوام کی خاطر، ملک کی خاطر سچ بات کہنا چاہیے، چونکہ آپ کے سامنے جب ظلم ہو رہا ہو، جب زیادتی ہو رہی ہو، تو اس کے اوپر بولنا میرا خیال ہے فرض ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اے حکومت کو یا اے پارٹی کو سپورٹ کریں، بی کو۔ آپ کو صرف پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو بھی حکومت ہو، اس کے جو لیگلز آرڈرز ہیں وہ اوبے کرنا چاہیے ود ان دا کانسٹیٹیوشن۔ آپ کو کسی کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب دیکھیں کہ ملک ایک تباہی کے دانے پہ پہنچ گیا ہے، ملک کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اقدامات لینے ہوں گے۔ اگر آپ نہیں لیں گے، تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی، نہ پاکستان کے عوام معاف کریں گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، چونکہ ہر شخص سے قیامت کے وقت اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اس کے دائرہ اختیار میں تھا، اس کے حوالے سے کہ بھئی یہ تمہارے دائرہ اختیار میں تھا، میں نے تمہیں یہ طاقت دی تھی، تم نے کیا کیا۔ اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس شخص کا جو جتنا اختیار ہے اس کے حوالے سے۔ تو چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے کسی اور وقت کسی اور موضوع کے حوالے سے بات ہوگی۔